नमस्कार दोस्तों, एवीएन डिजिटल के नेताजी लाइव में मैं आशीष कुलसुरे से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे जो मेहमान हैं उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हनुमान बेनीवाल साहब से। ये विधायक हैं खीवसर से। हनुमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेताजी लाइव में। धन्यवाद। बेनीवाल साहब, एक चीज बताएं कि आपका क्या कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है क्या पारिवारिक? मेरे पिताजी 1977-1985 के अंदर विधायक थे और 5 विधानसभा के चुनाव उन्होंने लड़े। 2 चुनाव वो मार्जिनल 1200-1500 वोटों से हार जाते थे। किस तरफ, किस बेल्ट में? वो मुंडवा, नागौर के अंदर मुंडवा सीट होती थी और 59 से लेके लगातार सरपंच जी अपने परिवार के अंदर रही है। सरपंच से राजनीति की शुरुआत की, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन वो थे और विधायक थे। संघर्ष वो करते रहते थे नागौर के अंदर। जो पहली बार 77 में कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, पहले विधायक वो बने थे मुंडवा के 1977 में। तो क्या यही कारण था जो आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर रहा था? नहीं, ये भी कारण, क्योंकि परिवार के अंदर मुझे राजनीति तो मिली थी, सेवा का सुबह की। मेरे फादर भी बहुत सेवाभावी थे, हम बीच में लोगों के रहना और सेवा। मेरा शुरू से ये था कि मैं कॉलेज के अंदर मैं चुनाव लड़ूं, फिर यूनिवर्सिटी की राजनीति करूं और उसके बाद मैं आगे की पॉलिटिक्स के अंदर आऊं। तो मैंने कॉलेज से शुरुआत की थी 1993 में, राजस्थान कॉलेज से। फिर 1995 के अंदर मैं लॉ कॉलेज का अध्यक्ष बन गया। 1997 के अंदर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना। और अध्यक्ष बनने के बाद अक्सर क्या है कि लोग भूल जाते हैं, वो एडजस्ट होने के लिए चले जाते हैं किसी पार्टी के दरवाजे के पीछे। लेकिन मैंने अध्यक्ष रहते हुए भी छात्रों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। एक रिटायर्ड IAS को राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया था। उसको हटाने को लेकर बहुत बड़ा संघर्ष हम लोगों ने किया था और उस समय हमें जेल के अंदर भी डाल दिया और 13 दिन तक जेल के अंदर भूख हड़ताल मैंने करी। और राजस्थान सरकार के 3 मंत्री समझौता करने के लिए पहली बार छात्र राजनीति के इतिहास के अंदर जेल के अंदर आए, जेल के दरवाजे खुले और मेरी भूख हड़ताल तोड़वाई। तो वो कुलपति को भी हटवाया, फीस वृद्धि करी, उसको भी खत्म कराया। 5% ग्रामीण छात्रों को आरक्षण की व्यवस्था भी हमने पहली बार विश्वविद्यालय के इतिहास के अंदर कराई कि गांव के लड़के जो आते हैं उनको एडमिशन का राइट गांव के लड़कों को मिलना चाहिए। गांव के लड़कों की परसेंटेज इतनी हाई नहीं होती जितनी शहर में CBSE बोर्ड और दूसरों। बिल्कुल ठीक बात। तो ये व्यवस्था भी हमने कराई। वो किसी जाति विशेष के लिए था या कोई किसान वो गांव का लड़का, जो गांव का कोई भी गांव का हर भी बच्चा जो पटवारी और सरपंच का सर्टिफिकेट लेके आता था। देखो, हमने कोई जाति की लड़ाई पहले भी नहीं लड़ी थी। इंडिपेंडेंट मैं निर्दलीय अध्यक्ष विश्वविद्यालय करा था। और फिर 1998 के अंदर मेरे पिताजी का देहांत हो गया। चुनाव के दौरान बीजेपी को उम्मीदवार थे, मुझे टिकट मिल गई। लेकिन चुनाव आयोग और सरकार ने मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मुझे न्याय नहीं मिला। वहां पे मेरा फार्म रिजेक्ट कर दिया और मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाया 1998 के अंदर। और फिर 2001 के अंदर मर्डर के झूठे मुकदमों, डबल मर्डर के झूठे मुकदमे मुझे उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार के अंदर जो हमारे जिले के मंत्री और हमारे ही समाज के 2-3 बड़े नेता थे राजस्थान के अंदर, उन लोगों ने मुझे 302 के झूठे मुकदमे के अंदर 90 दिन तक जेल के अंदर रखा। फिर सरकार ने, हमें बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, पुलिस ने मुझे रिहाई दी 169 की। उस रिहाई के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट तक उन कद्दावर जो नेता हमारे नागौर के, मारवाड़ के हुआ करते थे, हमारे समाज के जो नेता राजस्थान के अंदर हुआ करते थे, उन 3-4 लोगों ने मिलकर मेरा पीछा सुप्रीम कोर्ट तक किया था। लेकिन भगवान का आशीर्वाद था कि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट तक मेरी जीत हुई। उस मामले में मैं बेदाग रहा। और फिर 2003 के अंदर मेरी भी जिद कर ली। मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, बीजेपी के अंदर में था, मेरी टिकट कट गई। तो मैंने उसी सीट पे मैंने कहा यही लड़ूंगा इलेक्शन, और मैं लड़ा। 2300 वोटों में 2003 में चुनाव हार गया था। उसके बाद 8 में मैं बीजेपी से विधायक बना। और 2008 के जब अंदर में विधायक बना तो मेरा जिन लोगों ने विरोध किया था, वो लोग, जब मैं वापिस से वसुंधरा जी को कहना आया, मैंने कहा ये लोग तो मेरे विरोध में थे, तो वसुंधरा जी बोली कि नहीं आप ऐसे ही कह रहे हो। तो मैंने कहा मुझे आपके साथ रहना ही नहीं। मेरा, जब मैंने जिनकी शिकायत की, जो लोग मेरे इलाके में मेरी खिलाफत कर रहे थे, वो वसुंधरा जी गाड़ी में बैठे थे सारे लोग। तो मेरे को इस बात से चिढ़ हो गई, मेरा झगड़ा हो गया। फिर मैं बीजेपी ने मुझे सस्पेंड कर दिया। फिर मैं बाहर आ गया और फिर मेरा ये मन था कि मैं राजस्थान के अंदर नया फ्रंट खड़ा करूं। और मैंने लड़ाई की शुरुआत 2009 से कर दी थी। और 2013 का इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, जिसमें इतना बड़ा जो चला था, मारवाड़ के अंदर निर्दलीय मेरी सीटें आई थी और दोनों पार्टियों के मान जब थी। अब भी मैं 4 साल से तीसरे मोर्चे की नई पार्टी के बाद राजस्थान के अंदर कर रहा हूँ। मैं युवाओं के लिए, किसानों के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, सड़क से लेकर विधानसभा तक अकेला संघर्ष कर रहा हूँ। मेरा संघर्ष राजस्थान में आपके सामने
जो नागौर में मैंने रैली करी थी, शायद इतनी रैली प्रधानमंत्री की भी कभी नहीं, जब 5 लाख से ज्यादा जवान किसान मुझे समर्थन देने के लिए 7 दिसंबर 2016 को जुटे थे। ये उन लोगों का विश्वास था, 36 कौम के लोगों का विश्वास था कि हनुमान बेनीवाल नए राजस्थान की बात। बेनीवाल साहब, आपकी सरकार से लड़ाई क्या है? मेरी सरकार से देखो, मैं पहले बीजेपी में था, मैंने बता दिया। 2003 के अंदर मेरे पिताजी की वो सीट थी, मेरी सीट थी, मेरा टिकट काटा और मुझे कहा दूसरी जगह जाओ, तो मैंने कहा यहीं लड़ूंगा। मैं भी जिद्दी पक्का हूँ, तो जिद कर लेता हूँ, उसको पूरा करने का मैं प्रयास करता हूँ। मैंने जिद की, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनूंगा, मैं बना, लड़ा, संघर्ष किया मैंने। और फिर वहां देखा मैंने कि ग्रामीण इलाके जो छात्र आते हैं या छात्र नेता जिनको किन तकलीफों के दौर से गुजरना पड़ता है राजनीति में आगे कदम रखने के लिए, किन किन हालात से गुजरना पड़ता है, कैसे वो व्यवस्था करते हैं, किस तरह यूथ को दबा दिया जाता है, इन सब बातों का मेरे मन के अंदर बहुत पीड़ा थी। मैंने कहा अपन एक नया वो खड़ा करेंगे, और ये शुरू से मेरे दिमाग में चल रहा था। और वसुंधरा जी से मेरा यही झगड़ा था कि वो जितने भी माफिया भ्रष्टाचारी जो लोग थे जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे, या कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग थे, उनको उन्होंने हमारे खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया। जब बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था नागौर जिले के अंदर, तब मेरा परिवार सबसे पहले आया था। तो हमें इस बात की भी पीड़ा थी, इसलिए हम लड़ाई लड़ी खुल के। अब आपको सरकार से आपको क्या पीड़ा है? अपने भाषणों के अंदर देखिए, क्या लोगों के अंदर जो आपकी छवि है वो एक गुस्सैल व्यक्ति की छवि है। तो मैं चाहता हूँ हमारे युवा साथियों के साथ में वो चीज आप क्लियर हो कि भाई हनुमान बेनीवाल क्या वास्तव में केवल खुद की चीज के लिए ही जिद करके बैठ जाते हैं, या क्यों लड़ रहे हो आप ये लड़ाई? मैंने तो जितने भी आंदोलन किए ना, आज से आज तक 20 साल 22 साल का जो मेरा राजनीतिक सफर है स्टूडेंट लाइफ से लेकर आज तक, वो हमेशा जवानों के लिए, किसानों के लिए, और विधानसभा में भी सबसे ज्यादा मुद्दे नौकरियों के, बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान हो, अपराध मुक्त, भय मुक्त राजस्थान हो, राजस्थान के हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ जिनके नाम से नेता डरते हैं, उनके खिलाफ मैंने सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ी। उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका राजस्थान को जगाने में हमारी रही। मेरे को गुस्सा आता है सिस्टम के खिलाफ। मुझे ये तकलीफ होती है कि कोई किसान थाने में जाए, उसको मान सम्मान नहीं मिले, तहसील में जाए गरीब आदमी उसको दुत्कार दे, ऐसी व्यवस्था के मैं खिलाफ हूँ। सामंती सोच के मैं खिलाफ हूँ। मैं किसी जाति के राजस्थान में खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता कि एक आदमी कुर्सी पर बैठ जाए, बाकी लोग नीचे बैठे रहे। कोई अपनी परंपरा संस्कृति तोड़ के कोई और नेताजी बन गए और लोग उनके पैरों में पड़े, ऐसी व्यवस्था मैं नहीं चाहता। मैं शोषित और पीड़ित जो भी लोग हैं उनकी सेवा करने का मैं शुरू से प्रयास कर रहा हूँ। और मेरे को गुस्सा आता है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, और सिस्टम के अंदर मुझे लगता है कि पीड़ित आदमी को तकलीफ हो रही है, उसकी पीड़ा नहीं मिट रही, चला के कोई उसको तंग करा, तब मुझे गुस्सा आता है। बाकी मैं गुस्सा भी नहीं करता। आपने अपने किसी भाषण के अंदर ये कहा था कि भाई मैं तो ऐश्वर्या राय हूँ जिसके पीछे कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है लगी हुई हैं। तो अब आप ये बताओ, आप कई बार कह चुके हो अभी अब इस इंटरव्यू के उसमें कि आप एक नया फ्रंट, तो ये ऐश्वर्या राय का अभिषेक बच्चन कौन होगा? ऐसा है कि ये तो तय है कि मैं जो कहता हूँ करता हूँ। अभी जो वर्तमान परिस्थितियां राजस्थान के अंदर है, 70 साल में राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर तकलीफ किसी को हुई तो राजस्थान के जवान और किसान को हुई। राजस्थान अपना एक शांत प्रदेश हुआ करता था, जहां लोग ये उदाहरण दिया करते थे कि भाई राजस्थान की पुलिस भी अच्छी है, राजस्थान अच्छा है, राजस्थान की संस्कृति अच्छी है। और हमारे जो व्यापारी बाहर जाके काम करते हैं उनकी पेट आप देखिए, चाहे आसाम के अंदर है, चाहे मद्रास में, चाहे गुजरात में, महाराष्ट्र में, मारवाड़ी और राजस्थानी की अलग मिसाल और पेट कि उन्होंने अपने व्यवहार से दुनिया को बदला, जमाने को बदला। लेकिन अब राजस्थान पूरी तरीके से टूट चुका है, वो हालात रहे नहीं जब से वसुंधरा जी 2003 के अंदर आई है। पहले तो यहाँ जातिवाद के हम इतना छूटते भी नहीं थे जितना जातिवाद 2003 के बाद आया। जाट राजपूतों को लड़ने में कोई वसुंधरा जी ने कसर नहीं छोड़ी। और गुजर मीणों का जो शांत इलाका था वहां भी आरक्षण की आग लगा के और गुजर मीणों को भी लड़ा दिया। तो ये जातिवाद हम तो लेके आए नहीं राजस्थान के अंदर। ये तो वसुंधरा जी थे जो हर जगह जहां भी गए अपनी जाति बता दी, कहीं जाट बन गए, कहीं राजपूत, कहीं गुजर, कहीं शेड्यूल कास्ट, कहीं मीणा, अपना रिश्ता हर जाति से बताया। तो जातिवाद की जो शुरुआत हुई है ये हुई है 2002 और 3 से, जब वसुंधरा जी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत राजस्थान के अंदर हुई थी। हम तो जातिवाद को मिटाना चाहते हैं राजस्थान के अंदर। और लोग मेरे पर आरोप लगाते हैं हनुमान बेनीवाल तो अपनी जाति की बात करता है, तो मैं मेरे जाति के विकास की बात जरूर करता हूँ। मैं नौजवानों को एक नई दिशा देना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर। और जो कई नौजवान भटके हुए हैं, मैं हमेशा मेरे स्पीच के अंदर एक बात कहता हूँ कि जवानों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना, आपको ऐसा काम करना, लक्ष्य जो आप लेके चले हो, आपके माँ बाप का सीना गांव में बैठे चौड़ा हो जाए, ऐसा काम हर जवान को करना चाहिए। ये मेरा हमेशा रहता है। मैं मेरी जाति के जवानों, आप एक नए फ्रंट की बात कर रहे हो।
आप अगर एक नए फ्रंट की आप बात करते हो, एक तीसरा मोर्चा राजस्थान के अंदर अगर हम देख रहे हैं, तो राजस्थान की जनता को अगर ये तीसरा मोर्चा राजस्थान की जनता चुनती है तो क्या फायदा होगा? उस तीसरे मोर्चे से ये फायदा होगा कि अभी देखिए आप, अभी देख लें बीजेपी की सरकार को वही लोग चला रहे हैं तो कांग्रेस को चलाते थे। वही कमिश्नर संजय अग्रवाल है जो अशोक गहलोत का सीएमओ चलाता था, वही वसुंधरा जी को चला रहा है। वही श्रीमद पांडे जो गहलोत के नजर आता था, वही वसुंधरा जी के सलाहकार है। और मुझे तो ये बताओ, आपने तो राजस्थान के अधिकारियों की तो राजस्थान में चल ही नहीं रही यार, सारे यूपी बिहार वाले अधिकारी है वो राजस्थान के अंदर राजस्थान का सिस्टम चला रहा है। तो बेनीवाल साहब अधिकारी तो आपके टाइम पे भी वही रहेंगे? नहीं, मेरी बात सुनो, नहीं कोई जरूरी नहीं अधिकारी तो वही रहते हैं जो सरकार चाहती है। अधिकारी तो सरकार के नौकर होते हैं। चलिए अधिकारियों को तो अब मैं ये कह रहा हूँ, तो सिस्टम कहाँ बदला। आज गहलोत 2008 के अंदर जब विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस प्रचार में गई तो उन्होंने एक बात रखी कि भाई हम वसुंधरा जी ने जो भ्रष्टाचार किया 90 के घोटाले हुए, जमीन घोटाले हुए, उनकी जांच कराएंगे। आप ये बताओ मुझे, एक भी जांच राजस्थान में हुई क्या? गहलोत ने मथुरा आयोग इसलिए बनाया, उसमें इंक्वायरी कमीशन का उड़ोड़ा रख के रद्द हो जाए, वो मिला जुली का खेल था। और अब वसुंधरा ने कौन सी गहलोत की जांच करा दी? मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए थे कि वही अधिकारी जैसे मनजीत सिंह है तो कितना मोस्ट करप्ट अधिकारी है, जो पहले कांग्रेस राज में भी मजे ले रहा था, बीजेपी के राज में भी उतने ही मजे ले रहा है। ऐसे दर्जनों अधिकारी राजस्थान में होंगे पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जो कांग्रेस और अधिकारी को सरकार चलाता है। और मैंने इस कार्यकाल में, वसुंधरा कार्यकाल में ये देखा कि अब नेताओं का तो चलना ही बंद हो गया राजस्थान के अंदर। अधिकारी जो फीडबैक देंगे वही ऊपर तक जाता है, उसको ही मानते हैं। फ्रंट की आवश्यकता इसलिए बन गई कि सबसे बड़ा धोखा हम जवानों के साथ हुआ। 4 लाख पद अभी खाली है, संविदा आप ले रहे हो, फिर संविदा कर्मी आंदोलन करते हैं, बेचारे आंदोलन करते करते कई तो उम्र निकल गई, कई आपको विद्यार्थी हम ये चाहते हैं आपसे आम आदमी को क्या फायदा? थर्ड फ्रंट हम इसलिए चाहते हैं कि राजस्थान को मजबूत थर्ड फ्रंट ही कर सकता है। आप वापिस कांग्रेस आ जाएगी क्या कर देगी? थी ना कांग्रेस पहले। नहीं सब युवा कहीं ना कहीं ये बात भी करता है बेनीवाल जी, कि युवा ये कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति सरकार के बाहर होता है तो उसका जो बात, तब वो संघर्ष की बात करता है, अंदर जाके नहीं करता। जो वो संघर्ष की बात करता है, वो अच्छे की बात करता है, उसकी बात करने की जो भाषा होती है उसके अंदर मधुरता आ जाती है। और जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं तो चीजों में बहुत बड़ी बदलाव हो जाता है। तो एक सत्ता में आने के बाद में उस चीज पे अडिग रहना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोगों को, आपके थर्ड फ्रंट से लोगों को क्या फायदा? लोगों को ये फायदा होगा कि आज सरकार के पास राजस्थान में रेवेन्यू के सैकड़ों सोर्सेज है जहां से रेवेन्यू सरकार ले सकती है, और वो फायदा किसानों को, राजस्थान के किसानों को मिल सकता है जो 70 साल से किसान पीड़ित है। ये सरकार बार बार जो कैंप लगा रहे हैं गाँव, कभी प्रशासन गाँव का संघ, कभी भामाशाह, इससे क्या कि कुछ नहीं हो सकता। आप पेंशन ला रहे हो, कभी फ्री ट्यूबलाइट बांट रहे हो, तो इससे तो लोगों को आप इस ओर मोड़ रहे हो, हम आपको कुछ दे रहे हैं, तो उनका स्वाभिमान और खत्म कर रहे हो। आप ये नए रोजगार के साधन सर्जित करो, नए उद्योग यहाँ पे लगाओ। रिसिडेंट राजस्थान 2 बार वसुंधरा जी ने 7 और अभी किया था, लेकिन कौन से एमओयू हुए, कौन सी उनका कंप्लाइंस कौन सी होगी ये तो बताओ आप। जो पिकनिक टाइप हो गया। हम चाहते हैं राजस्थान के अंदर बदलाव, और यहाँ का किसान मजबूत, और किसान मजबूत होगा एक तो सिंचित क्षेत्र राजस्थान के अंदर बढ़े, पानी की कोई कमी नहीं है, हौसला होना चाहिए सरकार का, नदी नाले जुड़ सकते हैं और सिंचित क्षेत्र बढ़ सकता है। अपनी ज्यादातर किसानों को, यूथ को अपना खेती के अंदर खपा सकता है, वहाँ वो रोजगार का बहुत बड़ा साधन खेती हो सकती है। जिस तरह हनुमानगढ़, गंगानगर और कोटा डिवीजन के इलाके आबाद हुआ, उसी तरह राजस्थान का जो सूखा इलाका है जहाँ से हम लोग आते हैं, वहाँ ट्यूबवेल का पानी लोग जरूर निकालते हैं कुछ इलाकों के अंदर, लेकिन आज अगर वहाँ नहरी पानी आ जाए तो लोगों की बल्ले बल्ले हो जाए। नर्मदा का पानी पूरे बाड़मेर में आ सकता है, बिशुलपुर से और सिंचाई की सुविधा हो सकती है, यहाँ से आप और नदी नालों को, यमुना का पानी भी ला सकते हो। तो सारी व्यवस्थाएं करने के लिए सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करना है। और आप ज्यादातर गवर्नमेंट का टाइम तो ट्रांसफर, पोस्टिंग और आचार संहिता में निकल जाता है। और यह किसान की समस्या, अब किसान की समस्या, किसान एक सिंचाई से किसान मजबूत होगा, दूसरा किसान का जो कर्जा है ना वो दिन ब दिन ब्याज पेनल्टी और इतना बढ़ गया कि अगर एक बार किसान को मजबूत करना है तो कर्ज माफी आपको राजस्थान में करनी होगी। ये हमारा मुद्दा है कि भाई कर्ज माफी हम राजस्थान, आप चाहते हो 100% कर्ज माफी, 82,000 करोड़ का जो कर्जा किसान के ऊपर है वो समस्त कर्जा माफ। उससे फायदा क्या होगा? एक बार तो मजबूती आएगी ना। फायदा क्या, बीमार हो गई और उसको तुरंत वेंटिलेटर पर लेते हैं, उससे पहले लेकर ठीक कर दिया, तो आप उसको एक बार ठीक करो, फिर नए साधन सर्जित करो। और दूसरा हम बेरोजगारों के लिए हमारा ये कि भाई आप इनके लिए रोजगार के साधन सर्जित करो,
नहीं, किसान के नए साधन क्या सर्जित हो सकते हैं? नए साधन सिंचित क्षेत्र बढ़ाओ ना। सिंचित क्षेत्र बढ़ा हो जाएगा। आज जो जमीनें जो जिसके पास किसी जमाने में 50 बीघा जमीन थी, अब कम हो गई। बढ़ते बढ़ते 2 बीघा रह गई। तो अपन खेती भी तो मॉडर्न होगी ना। अब आप चाहे जैसी अलग अलग नई तकनीक की इजराइल में जैसे खेती होती है वो नई तकनीक लेके आओ। उसकी बात तो ये सरकार कर रही है, ये कर रही है, लेकिन कर कहाँ रहे हैं? ऑलिव की ये कह रहे हैं कि बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। खजूर से वाइन बना रहे हैं। अजी कुछ नहीं बनना नहीं, ये तो अपना घर कर रहे हैं। और ये मंत्री सारे आपको पता है कि जिनके पास साइकिल नहीं थी वो 1000 5,000 5,000 करोड़ के आदमी हो गए। कहां से हो गए? कौन जांच कराएगा इनकी? हम ये भी चाहते हैं कि मजबूत लोकायुक्त उत्तराखंड की तरह राजस्थान में बने। आज लोकायुक्त रिपोर्ट सरकार को देता है। आज लोकायुक्त यहाँ राजस्थान सरकार में लोकायुक्त की कोई अहमियत नहीं है। रिपोर्ट सौंपता सरकार, निर्णय सरकार करती है। जिस तरह सरकार की कोई जांच एजेंसी है वो सरकार चाहेगी वो निर्णय करेगी, वो तो खाली रिपोर्ट उनको दे दें। हम मजबूत लोकायुक्त इसलिए चाहते हैं कि इन मंत्रियों के विधायकों के प्रॉपर्टी के जो है वो प्रॉपर्टी की घोषणा करें। आप उसकी जांच होगी कहां से आई, साधन क्या था। तो ये व्यवस्था हम चाहते हैं भ्रष्टाचार का खात्मा हो। और एक हम चाहते हैं कि अगर आप बेरोजगारी की, मैं कह रहा हूँ खाली पद भी भर जाए ना, बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। और बाकी बेरोजगारी भत्ता राजस्थान के जवानों को मिले, इस दिशा में ठीक होगा। एक बिजली के मामले में राजस्थान बहुत आगे बढ़ रहा है। और जब पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु में फ्री बिजली आप दे रहे हो तो किसानों को, हाँ किसानों को, तो यहाँ 90 पैसे सरकार बिजली महंगी खरीदती, ₹3.4 सब्सिडी दे रही है, तो ये 90 पैसे भी क्यों ले रहे हो? एक बार फ्री कर दो। कुछ उपभोक्ता जो घरेलू है शहरों के अंदर या दूसरे गाँव, तो इनको भी कम करो। बिजली का जो आप बोल रहे हो, बिजली का मतलब आप रेवेन्यू कहाँ से लाओगे? बेनीवाल साहब, क्योंकि आप बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो थर्ड फ्रंट की, आप बात कर रहे हो ये चीजें आप लोगों के लिए करने का मन है हमारा। तो अब सवाल ये आता है कि जब मन है तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा दूसरे घने साधन है साहब रेवेन्यू। मैं कह रहा हूँ माइनिंग, सबसे बड़ा माइनिंग। आज सरकार सारी जमीनें अधिकृत करके कंपनियों को दे रही है, या बड़ी जैसे आप बड़े टाटा, अंबानी, अडानी, इनको जमीनें दे रहे हो। सीमेंट प्लांट के नाम पे लोग लैंड बैंक बना रहे हैं राजस्थान के अंदर। आप खरीद के पट्टे किसानों को दो यहाँ पे सीधे, और क्वारी लाइसेंस जारी करो। आपका अवैध खनन राजस्थान में एक दिन में उग जाएगा। आप जो किसान मान लो आज अपना पेट, अवैध खनन कौन करता है? गरीब आदमी। कई अवैध माफिया तो बहुत कम है जो अवैध खनन करता है। गरीब आदमी अपना पेट भरने के लिए वो पत्थर निकाल के 1500 रुपए रोज एक कमा परिवार का पेट, तो आप उसको अवैध क्यों मान रहे हो? आप उसको वैध कर दो ना, क्वारी लाइसेंस दे दो, उससे रेवेन्यू लो, तो रेवेन्यू आपका कितना सारा आएगा। मैं कह रहा हूँ आज बिजली चोरी, राजस्थान में जो बिजली चोरी की बात करें, किसानों को कनेक्शन जारी करो आप सब जगह। किसान पैसा देने को तैयार है। डार्क जोन के नाम पे आप रोक रखा लोगों को कि आपके कनेक्शन नहीं होंगे, डार्क जोन हो गया। तो डार्क जोन में भी बिजली तो चला रहा है ना, तो आप उनको कोर्ट के अंदर अगर जाना तो कोर्ट में पैरवी करो, उनसे रेवेन्यू लो और उनको वैध करो, ताकि ये करंट से मौतें हो रही राजस्थान में, ये भी बंद हो। सबसे ज्यादा करंट से मौतें राजस्थान के अंदर हो रही है। एक हमारा एक टोल मुक्त राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। आप रोड टैक्स लेते हो ना, फिर टोल टैक्स किस बात का? सरकार क्या दे रही है हमारे? अभी लोकतंत्र में गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है बताओ? बिजली का पैसा ले रही है, शुद्ध पीने का पानी नहीं मीठा उसका पैसा ले रही है, हमें नौकरी नहीं दे रही है, रोड पे निकलेंगे तो रोड टैक्स, टोल टैक्स ले रही है। तो फिर गवर्नमेंट क्या दे रही है? सरकार मुफ्त दवाई दे रही है। अरे छोड़ो, मुफ्त दवा हमें नहीं लेनी। उस मुफ्त दवा से तो ठीक भी नहीं होता, उस मुफ्त दवा से तो ठीक भी नहीं होता। आप हमें मुफ्त दवा मत दो, आप हमें हमारे स्वाभिमान पे चोट मत करो। हर चीज आप मुफ्त ले लो, कपड़े ले लो, कंबल बांट दो। क्या हम चाहते हैं कि मजबूत इस तरह, जिस तरह अमेरिका की बात करते हैं, रशिया की करते हैं, जर्मनी की करते हैं, जापान की करते हैं, वहां की तरह प्रत्येक आदमी को मजबूत करो, प्रत्येक व्यक्ति शान से जिए। ऐसी सरकार को सुरक्षा करनी चाहिए, वो तो कर नहीं पा रही है। अपराधी थानों में बैठे रहते हैं, आम आदमी थाने में जाने से डरता है। सारा सिस्टम तो फेल हो गया साहब। कौन सा सिस्टम? हाई सिक्योरिटी जेल आपकी जो राजस्थान की है, वहां से भी हाई सिक्योरिटी जेल में भी जेमर होने के बावजूद मोबाइल जा रहे हैं, तो कौन है दोषी उसमें? उन जेलर और उन जेल अधिकारियों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई आज तक? तो हाई सिक्योरिटी जेल से जेल अपराध को संचालित कर रहे हैं। नेता, अधिकारी और अपराधी मिले में कौन सा कॉकस का खुलासा हुआ आज तक बताओ? तो आज भी इस सरकार में मैं तो कह रहा हूं कई मंत्री ऐसे होंगे जो 302 के आरोपी है, जेल यात्राएं कर चुके हैं। वो जब ऐसे सोच के लोग सरकार चलाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि सरकार सही दिशा में जाएगी। 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस ने राजस्थान को धोखा दिया है। यहाँ सिवाय बेरोजगारी, बेकारी और डर और भय के अलावा कुछ भी नहीं। आज रात को 10 बजे बाद तो बहन बेटी सड़क पे नहीं निकलती, पता नहीं क्या हादसा हो जाए। और आप परिवार के साथ गाड़ी में रात का रन नहीं करते। कई रोड तो ऐसे होता है कि पता नहीं कौन लूट ले रोड पे। तो जब आम आदमी सुरक्षा ही अपन नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था को बदलना होगा। और व्यवस्था को बदलने के लिए किसी न किसी को आगे आना होगा। और मैं 10 साल से लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मैं नया फ्रंट राजस्थान में, हमें उम्मीद है कि जब दूसरे राज्यों में बढ़ सकता है तो राजस्थान लोक देवताओं की धरती, कमजोर नहीं, या भी लोग चाहते हैं। और
मेरी जाति की संख्या राजस्थान में 1 नंबर पर सबसे ज्यादा संख्या के अंदर हमारी जाति है। तो हम चाहते हैं कि इस जाति को भी संगठित करके आगे आगे हम चले, साथ में दूसरे भाइयों को साथ लेके, शोषित दलित पीड़ित जो भी हमारा सब लोग हैं, इनको लेके एक नए राजस्थान का निर्माण करें। ये जब ही होगा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब लोग हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरे जिन जिन स्टेट के अंदर थर्ड फ्रंट बना, तो वहां जो बड़ी जातियां थी वो आगे आई थी उनके हिसाब से। अच्छा, बीजेपी का आप लोगे तो बीजेपी तो एक अलग संगठन और पार्टी होगी। उन्हें आप मान लो गुजरात का आप उदाहरण देते हो, यूपी का देते हो, तो उनके पास तो अलग संगठन है, अलग सिस्टम है, वो लंबे टाइम से कर रहे हैं। लेकिन अब जो थर्ड फ्रंट जहां भी बने, उसमें बड़ी जातियों को लड़ने के लिए अगुवाई करनी पड़ी, तब जाके थर्ड फोर्स बना। देख लो यूपी बिहार सब जगह, हरियाणा से लेकर जहां बना। मतलब थर्ड फ्रंट के लिए अब आपके पास में क्या कमी है, आप क्या विचार कर रहे हो? कोई विचार नहीं कर रहे। अभी तो हम ये जो जन आंदोलन हमारा चल रहा है ना, कर्ज माफी, बिजली माफी, नागौर में हमने रैली करी बड़ी, बाड़मेर में कर रहे हैं 7 जनवरी को, उसके बाद हम करेंगे बीकानेर के अंदर रैली इन मांगों को लेकर, और फिर करेंगे सीकर में, और जयपुर में हम करेंगे 10 लाख लोगों की रैली फरवरी लास्ट और मार्च तक, और उसमें हम नई पार्टी घोषणा कर देंगे। और क्या आप 200 सीटों पे चुनाव लड़ने का विचार? पूरा 200। हमारे साथ बहुत लोग कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जो हमारे साथ टच में है, क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी ताकत राजस्थान के जवान की ताकत है, और वो जवान चाहे किसी भी कोने का हो, उनके लिए मैं लड़ा हूं राजस्थान में, उनको मेरे पे पूरा भरोसा है। विरोधी मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते होंगे, लेकिन मैं मेरे जाति के विकास की बात करता हूँ। कभी जाति को गलत दिशा के अंदर ले जाकर गलत काम मैंने किसी भी व्यक्ति से आज तक। थर्ड फ्रंट जो आप बात कर रहे हो, थर्ड फ्रंट क्या आप अकेले बनाओगे या आपके साथ में और भी राजस्थान की कुछ नाम? अभी तो डॉक्टर साहब और हम जैसे साथ ही रैलियां कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बिल्कुल आपके साथ अभी साथ हम दोनों साथ हैं, वो भी प्रयास। अभी तो लड़ी हम ही है, कांग्रेस थोड़ी लड़ रही। कांग्रेस तो बीजेपी के घर चली थी, मिल गई वो तो मुख्यमंत्री से। इनके सारे नेता तो टाइम मांगते घूमते हैं कि सीएम हमें टाइम देते, 2 बदली करवा लें या कुछ और काम कर, इसी में लगे मैं कांग्रेस वाले। अब राज कर ले, राज के लिए तैयार बैठे। बीजेपी तंग होकर लोग वोट देंगे तो हम सत्ता के अंदर आ जाएंगे। उन्होंने बैंक में बांट लिया। इस राजस्थान में जनता के लिए कोई लड़ रहा है तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूँ, और बीजेपी के अंदर रहते हुए लड़ रहे तो घनश्याम जी लड़ाई लड़ रहे हैं। कम से कम एक बात तो कह रहे हैं, वो अंदर रहते भी यार अपना खुद का उन्होंने वो भी हमारे टच में। हम प्रयास करेंगे वो भी हमारे साथ रहे। और कई लोग हैं जो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, साथ आएंगे। इस चुनावी साल के अंदर नया होगा। 200 विधानसभाओं पे आप लड़ते हो, और एक हाइपोथेटिक सिचुएशन की बात करते हैं कि बाई चांस बहुमत आता है, और तो मुख्यमंत्री कौन होगा मैनुअल साहब? अभी हो जाएगा, ये तो अभी बात की बात है। जब पार्टी बन जाएगी, सारा काम हमारा हो जाएगा। मार्च तक तो हम जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, मार्च तक तो हमारा ये है कि हम किसान जवान को राहत दिलाएं, राजस्थान में मजबूती लाएं, आम आदमी को फायदा मिले। और हम अभी खाली सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहे, हम चाहते हैं लोगों को राहत मिले, हमारी लड़ाई का लोगों को फायदा मिले। अभी हमारा मकसद यही है। और मार्च में जब पार्टी बन जाएगी, उसका सारा सिस्टम बन जाएगा, तब उसी हिसाब से तय हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये है नहीं कि सत्ता प्राप्ति के लिए आप लड़ाई कर रहे हो या सत्ता प्राप्ति की आप बात कर रहे हो। देखिए साहब, अगर घर का मुखिया जो है, उस मुखिया के अंदर कोई कमी रह जाती है तो पूरा का पूरा घर बिखर जाता है। मेरे हिसाब से इस मामले को लेकर कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा नहीं। हम दोनों पार्टियों को घर बिठाएंगे, हमारा पहला टारगेट है। आपको ये लगता है बड़े बड़े मैच्योर लोगों के अंदर झगड़ा हो जाता है? बिहार उठा के देख लो, झगड़ा हो जाता है, कहीं भी हो जाता है। ये कोई विषय जो है वो छोटा नहीं है। तो झगड़ा तो भाई भाई में हो जाता है। जिस आप विचार को लेके चल रहे हो उसके संग कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है आपको। फिर कौन सा जो आप जनता के लिए लेके चल रहे हो विचार, क्या हम जनता के लिए ये करेंगे, तो उसको वो तो जनता के लिए तो करना ही पड़ेगा। जनता के लिए तो करेंगे हम, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी प्रकार। बस जो हम मुद्दे लेके चल रहे हैं उन मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर सत्ता में आए तो भी लड़ेंगे, सत्ता में नहीं आएंगे तो भी लड़ेंगे। सत्ता में आएंगे तो लड़ना क्या, फिर तो आदेश जारी करना है। साथ लेके चलना है सबको साथ लेके, और 36 कौम को साथ लेके चलेंगे। बहुमत आता है तो ये सवाल ये होगा, बहुमत नहीं आता है उस परिस्थिति के अंदर अगर आपकी आवश्यकता पड़ती है तो आप किसका साथ? वो तो अभी कहाँ परिस्थिति है, 1 साल पड़ा, इस बात का तो कैसे पता लगे पहले। फिर भी साथ देंगे तो फिर किन पैरामीटर पे देंगे? पैरामीटर तो हमारे तो है ना, ही चल रहे हैं ना। ये जो पूरा करे बस यही पैरामीटर है। हम एक अच्छा राजस्थान चाहते हैं, जिस राजस्थान की पहले मिसाल दिया करते थे। ये वीरों की, लोक देवताओं की भूमि है। आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक हमारे रणबांकुर, आज भी बॉर्डर पे सबसे ज्यादा शहीद राजस्थान के, हरियाणा के बाद, पंजाब के बाद अगर होता तो राजस्थान है सबसे ज्यादा शहादत हम लोग देते हैं। हम ये चाहते हैं कि वीर भूमि जो बदनाम हुई है वापिस ठीक हो हमारी, और वापिस सामंजस्य सब लोगों के बीच बैठे, और शांति व्यवस्था राजस्थान में बैठे, कानून का राज राजस्थान में रहे। चलिए सर, आपसे बात करके आज कहीं ना कहीं ये तो महसूस हुआ कि आपकी जो छवि बिगड़ी हुई है, जो छवि लोगों के अंदर है कि आप बड़े गुस्सैल और जल्दी धैर्य खोने वाले व्यक्ति हो, उसका तो कम से कम मेरे को ये क्लियर हो गया कि आप
इस प्रकार की। दोस्तों, मैं बात कर रहा था हनुमान बेनीवाल के साथ में, जिन्होंने बड़ी स्पष्ट रूप से कहा है कि तीसरा मोर्चा ये बनाने की तैयारी राजस्थान में कर रहे हैं। मांगे बड़ी क्लियर है, मांगे आप तक इन्होंने बता दी। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सवाल या अपनी समस्या हनुमान बेनीवाल के साथ में शेयर करना चाहते हैं, आपके कमेंट बॉक्स पे जाएं, आपका नाम और जगह लिखें और वो सवाल हम तक भेज दें। साहब, अगर लोगों के सवाल आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो क्या आप उसको जवाब देने के लिए, हल करने के लिए अगली बार हमारे साथ मौजूद होंगे? ना, जरूर, पक्का। लीजिए, बेनीवाल जी ने हाँ कर दी है कि ये अगली बार हमारे साथ मौजूद होंगे। दोस्तों, जुड़े रहिए, भेजते रहिए अपने सवाल। अगली बार फिर किसी हस्ती के साथ में मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।